Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. So topic for today is algebraic methods of solving a pair of linear equations. लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड्स कंप्लीट कर लिए प्लस नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लिए और उसके जो आप लोगों ने मेरे को होमवर्क सेंड किया था लगभग ऑलमोस्ट आपने सही किया है सबने। कुछ कुछ कमियां थी जो मैंने आपको बता दी। एक कमी इसमें ये भी थी, वो भी चेक कर लीजिए। देखो कई बच्चे ये भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई या कोई सी भी लाइंस हो गई, मान लो ये मेरी लाइंस हैं, तो मान लो मेरा एक पॉइंट मेरा यहाँ है, एक पॉइंट मेरा यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। इसका एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, मान लो तीसरा, तो टोटल 7 पॉइंट्स हो गए, तीन इसके और एक जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इन लाइंस की जो इक्वेशन आप लोग लिख रहे हो वो बीच में कहीं लिख रहे हो, जैसे कईयों ने यहाँ लिख दी, कईयों ने यहाँ लिख दी, तो ऐसे नहीं लिखनी है, हमेशा कॉर्नर पे डालनी है। कॉर्नर मीन्स या तो यहाँ पे इस जगह पे, या फिर इस जगह पे, या फिर इस जगह पे, या फिर इस जगह। बीच में पॉइंट्स के बीच में कहीं नहीं डालनी है। जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसके बीच में इक्वेशन डाली हुई है, तो वो क्या है, समझ में नहीं आएगी पढ़ने वाले को कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? कॉर्नर पे डालनी है हमेशा इक्वेशन। और एंड वन मोर थिंग, इक्वेशन को ब्रैकेट्स में पैक कर दिया करो ताकि वो एक अलग ही चीज है, वो समझ में आए। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वैसे तो हमने डिस्कस कर ही लिए थे कि अलजेब्रिक मेथड्स कौन कौन से, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए अलजेब्रिक मेथड्स। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड व्हिच वी आर गोना स्टार्ट टुडे। Substitution method. Second method is elimination method, which is the most commonly used method. Generally हम यही method use करते हैं और थोड़ा easy to use भी यही वाला method लगता है हमको, elimination वाला। And the third and the last is cross multiplication method. ये थोड़ा सा टिपिकल है पर फिर भी हमारे कोर्स में है तो हमको सीखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आगे 11th and 12th में भी काम आता है। So these are the three methods which are included in algebraic methods of solving a pair of linear equations, out of which the first method is substitution method. तो ये टेबल बना के फिर पहला मेथड नोट डाउन कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? इन दिस मेथड we write the value of any one variable। भाई दो वेरिएबल है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे, any one variable in terms of another variable, in terms of another variable। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में राइट करेंगे। और कैसे करेंगे ये? यूजिंग एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। दो इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज करते हुए एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखेंगे। ये करने के बाद एंड देन क्या करेंगे? फिर ये करने के बाद वो जो वैल्यू हमने लिखी है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में, एंड देन सब्स्टिट्यूट
that value in the other given equation, in the other given equation. इक्वेशन से अदर गिवन इक्वेशन, जो बच गई एक इक्वेशन उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसलिए इसका नाम पड़ गया सब्स्टिट्यूशन में। क्या मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करने का? मतलब डज एनीवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट? रिप्लेस करना। रिप्लेस। आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में, फुटबॉल मैचेस में कोई प्लेयर इंजर हो जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं ना, इसका सब्स्टिट्यूट प्लेयर है ये। 12th मैन कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। भाई 11 खिलाड़ी तो मेन प्लेयर्स हैं ही सही, प्लेइंग 11 तो है ही, उसमें मान लो कोई इंजर्ड हो गया, खेलते खेलते लग गई तो फिर वो खेल नहीं सकता, तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर मंगाया जाता। सब्स्टिट्यूट प्लेयर जैसा कि इसने मोहित ने कहा कि उसका रिप्लेसमेंट, उसको हटा के, किसी एक चीज को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज रख देना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ये होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाय पीता हूँ, टी, और मेरे को डॉक्टर ने मना किया कि नहीं आप आपको ज्यादा चाय नहीं पीनी है, तो मैंने टी को कॉफी से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन, एक चीज को हटा के दूसरी चीज को यूज करना। समझ गए? Yes, sir. तो सिमिलरली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्या करता है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता है। अभी सीखते हैं हम, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, ऐसा थ्योरेटिकल पार्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ये केवल आपको समझाने के लिए, थोड़े नोट्स हमारे कंप्लीट करने के लिए आप लिख लो। बाकी मेन चीज तो जब आप क्वेश्चन करोगे तब समझ आएगा। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। ऐसा Yes, करने sir. से क्या होता है, जैसे दूसरी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है, सो द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो जो दो इक्वेशन की वेरिएबल, जो दो वेरिएबल की इक्वेशंस थी, द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गेट्स रिड्यूस्ड टू, वो रिड्यूस होके वन वेरिएबल की रह जाती है, गेट्स रिड्यूस्ड टू द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दो वेरिएबल की इक्वेशन एक वेरिएबल में चेंज हो जाती है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और एक वेरिएबल में जब वो चेंज हो जाती है तो उसको सॉल्व करना काफी आसान होता है, विच कैन बी सॉल्व वेरी इजीली, विच कैन बी सॉल्व इजीली, दैट्स इट। ये पूरा मेथड एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं, और ऐसा करने के लिए हम गिवन इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज करते हैं। फिर हमने जो वैल्यू लिखी है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन को यूज करके तो हम वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा करने से जो वो दूसरी इक्वेशन है वो दो वेरिएबल की थी, लेकिन वो रिड्यूस होके या कन्वर्ट होके चेंज हो जाती है वन वेरिएबल में, जिससे कि वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे अदर लिखो, सो द अदर, जो दूसरी है ना जिसमें अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो रिड्यूस हो जाती है, सो द अदर इक्वेशन, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो वाली इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है। चलो क्लियर है, कर दूं डिलीट, आ जाए क्वेश्चंस पे। लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 3.2, सीधे आ जाइए। हम क्वेश्चंस करते हैं, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी पर पहले सिंपल इक्वेशंस। जैसे पहला इक्वेशन इजीएस्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, राइट द इक्वेशंस हियर, द गिवन linear equations are पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अच्छा, इसमें भी आपको कांस्टेंट टर्म जो है RHS में रखना है, जैसे ग्राफिकल मेथड में रखते थे, इसमें भी वो का वही काम करना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। केवल और केवल एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म को इधर लेके जाना पड़ता है, कहाँ, इधर, और इधर जीरो रखना पड़ता है। एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में ऐसा करना पड़ता है, यानी प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म जो यूज होती है वो केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में यूज होगी, प्लस एक जगह और यूज हुई थी
हमने कर ली पिछली एक्सरसाइज में, जब अपन नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में भी अपन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते थे ना, यस और नो? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Yes, मेथड में yes, और sir. नेचर ऑफ सॉल्यूशंस वाले इक्वेशन में आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करनी है, बाकी कहीं भी नहीं करनी है। बाकी हर जगह इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखनी है जिसमें आरएचएस में आपको कांस्टेंट टर्म दिखाई देगी। x plus y equals to 14 and the other equation is x minus y equals to 4. Equation number 2. लिखो इक्वेशन। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. वन स्टूडेंट इज Sir. एब्सेंट। कौन एब्सेंट है आज? चेक करो। कुणाल नहीं आया क्या? कुणाल इज एब्सेंट। अंशिका एंड सृष्टि, आप दोनों को आज फीस जमा करानी है, अदरवाइज कल से आप नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। एंड ऑल्सो धैर्य शर्मा, ठीक है? Yes, sir. हम्म, Yes, sir. Sir, हाँ कौन? धैर्य, बोलो धैर्य। सर मैंने आपको मैसेज किया है ना, तो मैंने सर कल रात मैसेज को पापा ने मैंने मैसेज का रिप्लाई भी कर दिया था बेटा, चेक करो। अरे नहीं, अभी सुबह सुबह मैसेज किया है, आप चेक करो एक बार। कल रात को पापा ने कहते मैसेज वो आपको फोन किया तो फिर वो कंफर्मेशन के लिए, ठीक फिर है, आपने मैं फोन देख उठा के लूंगा। काट दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं देख लूंगा। एंड सृष्टि एंड अंशिका आपको भी करवानी है, बाकी गर्ल्स की तो हो चुकी है शायद। एंजल आपकी भी बाकी है, एंजल आपको भी करवानी है, बाकी लोगों की हो चुकी है। ठीक है, जिसका मैंने नाम लिया उनको आज ही फीस जमा करानी है। चलिए आगे चलते हैं। Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना, क्या किया मैंने, क्या कहा मैंने कि इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को चूज करके आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखिए। सबसे पहले तो चूज करिए। जैसे सपोज करो मैंने पहली इक्वेशन को चूज किया, तो मैं यहाँ लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को चूज किया मैंने, इसको एक बार लिख दीजिए। ये लो लिख दिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। एक इक्वेशन चूज कर लो कोई सी भी, जनरली छोटी चूज करनी चाहिए। अब वैसे तो यहाँ पे ये दोनों ही छोटी है, ज्यादा फर्क है नहीं, पर इसलिए कोई सी भी चूज कर लो। पर वैसे चूज कौन सी करनी चाहिए, दोनों में से जो छोटी हो वो चूज कर लेनी चाहिए। ठीक है, चूज कर लिया हमने। अब क्या करना है, या तो x को y की टर्म्स में लिखो या y को x की टर्म्स में लिखो, दोनों में से कुछ भी एक काम करो। क्या कहा मैंने, या तो x को y की टर्म्स में लिखो या y को x की टर्म्स में लिखो। कैसे लिखें? सपोज करो आपको x को y की टर्म्स में लिखना है, तो आप LHS में x रखो, बाकी सबको RHS में भेज दो। और अगर आपको y को x की टर्म्स में लिखना है, तो आप LHS में y को रखो और बाकी सबको LHS में भेज दो। समझ आया क्या? Yes, sir. अगर x को y की टर्म्स में लिखना है तो x को LHS में लिख के बाकी सबको RHS में भेज दो, वो हो जाएगा x को y की टर्म्स में लिखना। और अगर आपको y को x की टर्म्स में लिखना है तो आप y को इधर छोड़ दो और बाकी सबको, बाकी जितनी भी चीजें हैं सबको RHS में भेज। देखो 14 तो ऑलरेडी RHS में, जो भी बचा हुआ चीज है सबको उधर भेज दो, तो वो हो जाएगा y को x की टर्म्स में लिखना। तो हम x को y की टर्म्स में लिखते हैं। स्टार्टिंग इस वाले क्वेश्चन में ऐसे कर लेते हैं, वैसे आप कैसे भी कर सकते हो। तो x को y की टर्म्स में लिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ तो लिखूंगा मैं x, बाकी सबको वहां भेज दूंगा। तो देखो 14 तो वहां पे ऑलरेडी है, तो बाकी सब बचा कौन? केवल यही तो बचा जिसको वहां भेजना है। भाई x तो यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, बाकी सबको वहां भेजना है, तो बाकी सब में एक ही मेंबर बचा प्लस y। तो प्लस y उधर जाके क्या हो जाएगा,
माइनस तो ये देखो मैंने क्या किया, मैंने x को y की टर्म्स में लिख दिया। मैंने x को मतलब x की जो वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और x की वैल्यू किस फॉर्म में आ रही है, y वाली फॉर्म में आ रही है। यस सर। तो ये मैंने क्या किया, मैंने x को y की टर्म्स में लिख दिया। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 में। अगर 1 से उठाई है तो 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, 2 से उठाई है तो 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसे मत कर देना कि 1 से उठा के 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो या 2 से उठा के 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब गड़बड़ हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 से उठाई गई वैल्यू है, देखो इक्वेशन 1 उठाई ना मैंने, तो अब ये सब्स्टिट्यूट 2 में होगी। भाई दोनों इक्वेशन का सिग्निफिकेंस है ना, ये भी काम आएगी ये भी काम आएगी। अगर आप 1 से उठा के 1 में ही डाल दोगे तो ये क्या सेकंड क्या इक्वेशन क्या यहाँ पे बारात में आई है, इसका भी तो काम में लेना पड़ेगा ना अपने को। तो 1 से उठा के और 2 में पुट करना है। क्लियर, पुट करते हैं नाउ। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 वी गेट, एक बार इक्वेशन 2 फिर से लिख दो। अब इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की जगह ध्यान से देखना आप सब्स्टिट्यूट कैसे कर रहे हैं। x की जगह यानी जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रख दो, 14 माइनस वाई। समझे क्या, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रख दो, 14 माइनस वाई। देखो यहाँ x दिख रहा है, इसकी जगह क्या रख दो, 14 माइनस वाई। बाकी छेड़ो ही मत, बाकी एज इट इज छाप दो, माइनस की जगह माइनस, वाई की जगह वाई, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 4 की जगह 4। तो देखो ये जो दो वेरिएबल में इक्वेशन थी अब केवल एक ही वेरिएबल में रह गई। देखो ध्यान से। यस सर। Yes, sir. समझे क्या, काफी इजी है। बस थोड़ा लॉजिकली चलते जाओ। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 14 माइनस वाई लिख दो x की जगह, फिर माइनस वाई है ही सही, इक्वल टू 4 है ही सही। इसको सॉल्व कर लो। अब ये सिंगल वेरिएबल में बन गई इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल वाली सॉल्व करनी हमको आती है। इसको ब्रैकेट्स को खोलोगे तो 14 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 14 को वहां भेज दीजिए, माइनस 2y यहीं रहेगा, 4 14 उधर जाके माइनस 14 हो जाएगा, 4 माइनस 14 होता है माइनस का 10। ठीक है आगे चलो। y की वैल्यू -10 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई y की, लेकिन अभी x की बाकी है ना, अभी x की वैल्यू बाकी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एक वेरिएबल की वैल्यू तो यहाँ तक आ जाएगी, फिर x जैसे मान लो मेरी y की वैल्यू आ गई 5, y इक्वल्स टू 5। तो ये y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो x की वैल्यू आएगी नहीं आएगी। यस सर। इवन आप ये y की वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हो, चाहो तो आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो y की वैल्यू 5, चाहो तो आप इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, चाहो तो आपने इक्वेशन 1 को जो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसमें पुट कर दो। सबसे ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि इस वाली चीज में पुट करो, क्योंकि इसमें x की सीधी सीधी वैल्यू दिख रही है ना, बस y की वैल्यू पुट करते ही सीधे सीधे x की वैल्यू आ जाएगी। वैसे आप 1 2 3 इन तीन चीजों में से कहीं पर भी पुट कर दोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन सबसे सही तरीका है कि आप इसमें पुट करो। क्लियर, समझे क्या। सब सेम आएगी क्या? क्या सेम ही आएगी, कहीं भी पुट कर लो। अभी देखो करके देखते हैं, अभी एक बार तो उसमें पुट कर देते हैं और फिर कहीं भी पुट कर लो सेम आएगी। पुटिंग y इक्वल्स टू 5, किस में पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इन इक्वेशन 1 वी गेट, एक बार इक्वेशन 1 फिर से लिख दो। इक्वेशन 1 वो वाली लिखना जो गिवन है, वो मत लिखना इक्वेशन 1 जो चेंज कर दी ना आपने। इक्वेशन 1 गिवन तो ये थी, जो चेंज करी है वो ये है ना, तो ये वाली इक्वेशन 1 लिखो एक बार। x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, इसमें y की वैल्यू 5 पुट अप करनी है तो 14 माइनस 5, x की वैल्यू हो गई 9। देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन आ गया मेरा x, y, x की वैल्यू आई है 9 और y की वैल्यू आई है 5। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन।
सर। हो गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखो मोहित का डाउट भी क्लियर कर देते हैं कि सर कहीं भी पुट करें एक्स की एक ही वैल्यू आएगी क्या? चलो वाई की वैल्यू 5 मैं ऊपर वाली में पुट करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ वाई की वैल्यू 5। सपोज करो मैं वाई की जगह यहाँ 5 पुट अप कर रहा हूँ, देखो ध्यान से मोहित, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 उधर जाके 14 माइनस 5 9 आ जाएगी। बोलो मोहित। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सेकंड में पुट अप करके देख लो। मान लो यहाँ पे मैंने 5 पुट अप कर दिया तो ये -5 हो गया, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 ही आएगी। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे तो मैंने पुट करके आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे 9, तो तीनों जगह से 1 2 3 तीनों जगह से एक्स की वैल्यू 9 ही आ रही है, बस वाई की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो। और सबसे आसान है कि हम यहाँ पे पुट करें। वैसे ये तो देखो इक्वेशंस छोटी छोटी थी तो कहीं भी पुट कर देते तो आंसर आ जाता, लेकिन जब इक्वेशंस बड़ी होती हैं तब ज्यादा आसान होता है कि इस वाली चीज में आप आई की वैल्यू पुट करो। जो कन्वर्टेड फॉर्म आपने बनाई है ना एक्स को वाई की टर्म्स में लिख के, उसमें आप वाई की वैल्यू पुट अप करो तो वहां से एक्स की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। सो दिस वाज आवर, अच्छा क्रॉस वेरिफिकेशन मेथड, जो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हमारा जो आंसर आया क्या आया, एक्स की वैल्यू तो 9 एंड वाई की वैल्यू 5। 9 और 5 पुट अप करके देखो, एक्स की जगह 9 वाई की जगह 5, तो 9 + 5 14 होता है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। चलो इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं, एक्स की जगह 9 वाई की जगह 5, 9 - 5 4 होता है क्या? यस Yes, सर। yes, sir. इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाइड। तो हमको क्या चाहिए था? हमको एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज चाहिए थी जिनसे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। ऐसी वैल्यूज निकल गई 9 एंड 5। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So this was the substitution method of solving a pair of linear equations. बताओ ये मेथड काफी आसान लगा होगा, कोई दिक्कत? Yes, sir. काफी Yes, इजी sir. मेथड है। अब ग्राफिकली Yes, सॉल्व sir. करते तो सोचो कितना टाइम लगता है, लाइंस बनाते ये करते, फिर इंटरसेक्शन इसमें भी उसी पे ही आता, ये 9,5 पे इंटरसेक्शन होता होने में तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, लेंदी भी लगता है। ये हमने बिना पेंसिल उठाए बिना ग्राफ उठाए अल्जेब्रिकली इसको सॉल्व कर दिया, तो इसलिए इसका नाम है अल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, करें एक और क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे Yes, sir. कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, s - t वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, नोट डाउन करो। अब देखो वेरिएबल्स s और t हैं, तो वेरिएबल्स कभी भी चेंज कर सकता है वो, x और y की जगह s और t कर दे, p और q कर दे, a और b कर दे, तो हमको घबराना नहीं है, हमको तो बस वो जो चीज हम कर रहे हैं वो की वही फॉलो करनी है। Here the given linear equations are, अरे पिछले क्वेश्चन में हमने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, वो लाइन भी लिखनी जरूरी है, अभी इसमें लिख देंगे। द गिवन लीनियर इक्वेशन, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो इसका जिक्र करना जरूरी है। जैसे ग्राफिकल मेथड करते थे तो अपन लिखते थे ना सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, वैसे इसमें लिखना जरूरी है। गिवन लीनियर इक्वेशंस आर s - t इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन पूरी अच्छे से फॉर्म में नहीं दिख रही है तो उसको चेंज करेंगे अपन, डिनोमिनेटर हटाएंगे उसका पहले, s/3 + t/2 इक्वल्स टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 की उपाधि ना दें, पहले इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें। तो देखो 3 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है क्या? एलसीएम लेना आता है Yes, 3 एंड 2? Yes, sir. एलसीएम लिया तो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 × s 2s हो गया। अब एलसीएम लेके तो सॉल्व करना आता है ना, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं हम लोग, आती है ना ये चीज, तो ना सिखानी पड़ेगी। 6 को 3 से डिवाइड करो, जो आंसर आया वो s से मल्टीप्लाई करो, 6 / 3 2 हो गया, 2 × s क्या हो गया? 2s हो गया। ठीक है, चलो 6 / 2 क्या होगा? 3, और 3 × t क्या हो जाएगा? 3t। 3t इक्वल्स टू RHS में 6 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 6 को भी उधर पहुंचा देंगे हम, 6 को वहां पहुंचा देंगे तो 6 × 6 क्या हो जाएगा? वो 36, 2s + 3t इक्वल्स टू, ये 6 को भी वहां पहुंचा दो तो 6 6 जा 36। फाइनल इक्वेशन बन गई मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में 36, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाई दे रही है।
sir. Yes, sir. अब आप हमें एक लाइन लिखेंगे, Yes, sir. नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको लिंक मिल रही है डेली वीडियोस की सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होता है तो वहां जाके चेक कर Yes, लेते हो, sir. कोई दिक्कत थोड़ा ना आती है। No, sir. No, sir. तो आज की वीडियो थोड़ी लेट मिलेगी, दोपहर तक मिलेगी, थोड़ा सा वेट करना, भी हैंड टू हैंड नहीं मिल पाएगी। सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन चूज करते हैं, है ना। बोलो कौन सी, मैंने क्या कहा, Yes, छोटी sir. चूज करो। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी दिखाई दे रही है? एक एस माइनस टी बराबर 3, 2s प्लस 3, तो छोटी यही वाली दिखाई दे रही है ऑब्वियसली, है ना। छोटी Yes, sir. इक्वेशन चूज कर लेते हैं हम। वी हैव इक्वेशन 1 चूज कर ली मैंने, लिख देता हूं एक बार क्या है इक्वेशन 1। s माइनस टी इक्वल टू 3। अब क्या किया था हमने, या तो हमने s को t की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया और उसकी टर्म्स में लिखा, और t को या तो फिर s की टर्म्स में लिखा। तो s को t की टर्म्स में लिख देते हैं, वैसे तो कैसे भी कर लो, आंसर सेम ही आना है। तो मैं s को लिख देता हूँ, माइनस टी को वहां भेज दें तो प्लस टी हो जाएगा। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. माइनस टी को उधर 3 की बगल में रखेंगे तो 3 प्लस टी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना, ये तो है प्लस और ये है टी, ऐसे मत समझ आना 3 प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया, s को मैंने t की टर्म्स में लिख दिया, मतलब ये s की वैल्यू है जो t की फॉर्म में आ रही है, t की टर्म्स में आ रही है। इस वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करूंगा, कौन सी इक्वेशन में? Equation second. सेकंड में, क्योंकि वैल्यू निकाली फर्स्ट में से, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो पुट होगी सेकंड में, और सेकंड से निकालता तो पुट होती फर्स्ट में, ठीक है। नाउ पुटिंग Excuse me, sir. और सब्स्टिट्यूटिंग। हाँ बोलो बच्चे। Sir, एक बार वापस बताओ. देखो, हमारे पास ये एक इक्वेशन थी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये थी। इन दोनों में से छोटी इक्वेशन चूज करके या तो s को t की फॉर्म में लिखो या t को s की फॉर्म। सपोज करो मैं t को s की फॉर्म में लिखता तो क्या करता, वो भी देख लो, वो वाला केस भी देख लो। करेंगे हम वही s को t की फॉर्म में, लेकिन एक बार वो केस भी देख लेते हैं। मान लो t को s की फॉर्म में लिखता, तो t को s की फॉर्म में लिखने का मतलब है t को तो यहीं रहने दो, s को वहां भेजो। तो t यहाँ थोड़ा रहेगा, t के साथ माइनस भी यहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस टी इक्वल्स टू s, उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, 3 माइनस s। तो फिर t की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके -1 से डिवाइड हो जाएगा। और -1 से डिवाइड होने का मतलब है कि माइनस साइन को तो ऊपर ले जाओ और 1 से डिवाइड कर दो। भाई माइनस साइन को तो मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ ना न्यूमरेटर में। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा, -3 माइनस एस। अब माइनस, जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाता है -3 प्लस एस, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं हम s-3। तो t की वैल्यू आ गई s-3। अब चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, और नहीं तो जो हमने s की वैल्यू t की फॉर्म में निकाली है, हम चाहें तो इस वैल्यू को भी इक्वेशन 2 में पुट, दोनों इक्वेशन 2 में ही होगी क्योंकि हमने उठाई इक्वेशन 1 है, ठीक है सलोनी। जो इक्वेशन उठाते हैं उसके अलावा जो इक्वेशन बच गई उसमें हमेशा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो s की वैल्यू t की टर्म्स में निकाल ली है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग, अब सब्स्टिट्यूट किसे कर रहे हैं, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और कौन सी इक्वेशन में कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में। वी गेट, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो पहले इक्वेशन 2 लिख लो तसल्ली से। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। दिस इज अवर इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, s की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, s की वैल्यू।
तो जहां जहां इस इक्वेशन में s दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, एक ही जगह दिखाई दे रहा है, ये रहा। इस s की जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 3 + t। इस s की जगह क्या रखनी है, 3 + t। अब 2s का मतलब क्या है, 2s का मतलब है 2 × s। बोलो 2s का मतलब क्या है, Yes, sir. 2 × s। तो हम क्या कर देंगे, 2 × s की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, s की वैल्यू है 3 + t। देखो s की वैल्यू पूरी, अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना, s की वैल्यू ये पूरी है, तो ये 2 जो है वो s की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये t से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 s से मल्टीप्लाई हो रहा है तो s की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। जल्दीबाजी में ऐसे मत कर देना, 2 × 3 + t। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप क्या कर रहे हो, केवल 2 को 3 से ही मल्टीप्लाई करा रहे हो, t से मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हो। लेकिन जब आप ब्रैकेट लगा देते हो तो अब ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो, Yes, समझ गए sir. क्या? Yes, sir. Yes, s sir. की पूरी वैल्यू लिखना ब्रैकेट में, और इसके आगे जो ये 2 लगा हुआ है ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ताकि ये इससे भी हो जाए और उससे भी हो जाए। क्लियर? आगे वाली चीजों को एज इट इज कॉपी पेस्ट, प्लस 3t = 36। चलो मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6 होता है, 2 × t 2t, 2 × t 2t + 3t ऑलरेडी गिवन है वहां पे 36। 2t और 3t मिलके कितने t हो गए, 5T. 5T. 5t। तो अब t की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गई ये इक्वेशन। भाई देखो पहले s और t दो चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तो इस इक्वेशन में केवल t दिखाई दे रहा है, s को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गई ये इक्वेशन। सिंगल वेरिएबल की काफी आसानी से निकल जाएगी वैल्यू। क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म को तो यहीं रख दो 5t को, और कांस्टेंट को वहां कांस्टेंट के बगल में भेज दो 36, 6 उधर जाके माइनस हो जाता है 30। तो 5t की वैल्यू 30 आ गई, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/5, राइट, 6। आ गई एक वेरिएबल का आंसर दोनों में से। Yes, sir. Yes, sir. अब आपने एक चीज ये भी नोटिस करी होगी कि अगर हम s की वैल्यू t की टर्म्स में रखते हैं तो पहले आंसर t का आता है फिर s का आता है। पहले भी ऐसे ही हुआ था, x को y की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया था तो y का आंसर पहले आ गया था और x का बाद में आया था, ठीक है ना। और अगर अपन उल्टा करते हैं, t को s की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते तो फिर पहला आंसर मतलब सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आंसर s का आता और उस s की मदद से फिर t का आता। अभी पहले t का आंसर आ गया, अब इसकी मदद से s का आंसर आ जाएगा। इधर t की वैल्यू जो भी आई उसको पुट कर दो 3 + t में, तो s का आंसर आ जाएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, sir. पुटिंग इतना करके कहीं गलती मत कर देना, कई बच्चे जल्दीबाजी में इतना करके छोड़े आते हैं, यहाँ हो गया हमारा आंसर, अरे ये तो एक ही वेरिएबल का आंसर आया है t का, s भी तो निकालो, दोनों चाहिए ना। नाउ पुटिंग t = 6, कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, फर्स्ट में ही कर रहे हैं, वी गेट, वैसे तो किसी में भी कर सकते हो बेटा। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी इक्वेशन है हमारे पास, किसी में भी कर सकते हो, चाहो तो इसमें कर दो t की वैल्यू को, अच्छा चाहो तो इसमें भी कर सकते हो जो ये अजीब सी इक्वेशन थी, और जब हमने इसको अच्छी सी फॉर्म में चेंज कर दिया जो ये बन गई, इसमें भी कर सकते हो, और चाहो तो मैंने क्या कहा सबसे इजी क्या होती है जो आपने कन्वर्ट करी है उसमें करो, इस वाली में करो। हम अभी इसी में ही करेंगे, इक्वेशन 1 को जो हमने कन्वर्ट कर ली इसमें ही करेंगे, लेकिन आप चाहो तो कहीं भी पुट कर सकते हो, टी की वैल्यू एस का आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो हम तो Yes, इक्वेशन sir. कर रहे हैं, इक्वेशन 1 जो कन्वर्ट हुई है s = 3 + t, इक्वेशन 1 फिर से लिख देते हैं, s = 3 + t, वहां पे t की वैल्यू पुट कर दो 6 जो हमने निकाली है, तो इसकी वैल्यू हो गई 9। Therefore final answer is s, t। s की वैल्यू क्या आई 9, t की वैल्यू क्या आई 6, 9,6 इज अवर फाइनल आंसर। पीछे से आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, बोल ही नहीं रहा हूं तो कैसे आएगी, अभी आ रही है? आ रही है बच्चों आवाज? Yes, sir. Yes.
सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब वापस हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे? आ जाइए ऊपर वाली इक्वेशंस में, या बुक में से दिखा देते हैं। 9,6 दिस वाज अवर फाइनल आंसर। s, t इक्वल्स टू 9,6। क्रॉस वेरीफाई करो, कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पहले इक्वेशन में पुट करके देख लो। तो s की वैल्यू 9, ये लो 9 माइनस माइनस आगे क्या लिखा हुआ है t की वैल्यू 6, तो 9 माइनस 6 3 होता है क्या? मैच हो गया RHS से? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन Yes, 1 sir. सेटिस्फाइड। देखो इक्वेशंस के क्वेश्चंस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट। पता है क्यों? क्योंकि इक्वेशंस का जो आंसर होता है उसको हम खुद ही क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने सही किया है कि गलत किया है। बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स में हम श्योर नहीं होते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, हो सकता है हमें डाउट लगा रहता है, पूछते हैं फिर एक दूसरे से तेरा आंसर क्या है। लेकिन हम क्या है, जैसे एसओटी की जो वैल्यू आई हमने खुद ने इक्वेशन में पुटअप करके देख ली, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू इक्वल आ रही है, दैट मीन्स हमारे वैल्यू सही है। अब यहाँ पे भी सेटिस्फाई करके देख लो, एस की वैल्यू क्या थी 9, तो ये हो जाएगा 9/3, प्लस टी की वैल्यू क्या थी 6, तो ये हो जाएगा 6/2। व्हाट इज 9/3? 9 को 3. 3, एंड व्हाट इज 6/2? 3. 3 प्लस 3 6। 6. करो आरएचएस वही तो है, तो सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स हमारी वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट है, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये आपने s कोमा t कैसे ले लिया सर? t कोमा s क्यों नहीं लिया? देखो हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमेशा पहले लेते हैं x, और वर्टिकल एक्सिस को हमेशा बाद में लेते हैं y। तो x कोमा y में तो हमेशा x पहले लेते हैं y बाद में लेते हैं, लेकिन s और t में हमको चलो पता नहीं है कि s कहाँ है t कहाँ है, तो हम बाय डिफॉल्ट हम पहले वाले को हॉरिजॉन्टल एक्सिस मानते हैं एंड दूसरे वाले को वर्टिकल एक्सिस मानते हैं। अगर आप t कोमा s ले लोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, ये लो t कोमा s लोगे तो t की वैल्यू पहले लिखोगे। अब बोलो t की वैल्यू क्या आई? 9, ये 6 आई है ना, और s की वैल्यू 9। 9. तो अब आप t की वैल्यू पुट, तो t की वैल्यू 6 ही करोगे ना हर जगह। यहाँ पे t की वैल्यू 6 पुट अप करोगे, यहाँ पे t की वैल्यू 6 पुट अप करोगे, और s की वैल्यू 9 यहाँ पे और यहाँ पे। तो इक्वेशन सेटिस्फाई तो फिर भी हो ही जाएगी, कि वैल्यू तो वही पुटअप कर रहे हो, बस लिखने का फर्क है कि आप उल्टा s, t इक्वल्स टू 9,6 ना लिख के t, s इक्वल्स टू 6,9 लिख रहे हो। पर सही तरीका लिखने का भी यही है कि हम जिस वेरिएबल का जिक्र पहले हो गया उसको एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस माने, और जिस वेरिएबल का जिक्र बाद में हुआ उसको वर्टिकल एक्सिस माने। एंड जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की जगह एस है, और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं जो कि टी है। क्लियर? सर ठीक है, चाहे से वैल्यू आपने पहले टी की निकाल ली हो। अब आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में भी वाई की वैल्यू पहले आ गई थी, और इसमें भी टी की वैल्यू पहले आई है। वाई की वैल्यू की मदद से फिर एक्स की वैल्यू आई, और टी की मदद से फिर एस की वैल्यू आई। तो वैल्यू पहले किसी की भी निकालो, बाद में किसी की भी निकालो, लेकिन लिखने का तरीका हमेशा ये होगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला पहले एंड वर्टिकल एक्सिस वाला बाद में। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ऐसा ही कहता है अपने को। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? नो सर। नो। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करेंगे सब लोग। आज ये जो विदाउट वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं इनको देख लेते हैं, और कल की क्लास में फिर वर्ड प्रॉब्लम्स को लेंगे। दो दिन में एक एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारी। एक दिन तो सादा क्वेश्चंस, अगले दिन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, 3x - y इक्वल्स टू 3। डिलीट कर देते हैं। Here the given linear equations are 3x - y equals to 3, 9x - 3y, दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, दोनों को साथ में लिख दो। सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब कोई डिनोमिनेटर नहीं आ रहा हो,
कहीं भी कोई डिनोमिनेटर नहीं है, RHS में कांस्टेंट टर्म है, जैसी हमको चाहिए होती है इक्वेशन, जिसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं, उसी फॉर्म में है इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। चलिए क्या करते हैं, वो का वही काम करना शुरू कर देते हैं। छोटी कौन सी दिखाई दे रही है, पहली, तो पहली इक्वेशन उठा लेते हैं, ठीक है। सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ही मेथड जानते हैं अभी, तो उसी से करेंगे। वी हैव, सबसे पहले हम वन इक्वेशन छोटी वाली को उठा लेते हैं, इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं। क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये पूरी इक्वेशन लिख ली हमने, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है, Yes, sir. सेम टू सेम जैसे पहले करते थे, x को y की फॉर्म में या y को x की फॉर्म में, जो हमको ज्यादा आसान लगता है x को y की फॉर्म में लिखना वही कर लो। तो x को y की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि x वाली टर्म को तो यहीं रखो, यानी 3x को तो यहीं रखो और y को वहां भेज दो। तो 3x को आपने LHS में रखा और y को आपने RHS में भेज दिया, माइनस वाई उधर जाके क्या बन गया, प्लस वाई। Plus 1. लेकिन देखो ये 3x की वैल्यू है, मुझे केवल x की वैल्यू चाहिए, तो 3 को भी वहां भेजो। तो फिर से कह रहा हूं, x को y की टर्म्स में लिखने का मतलब है कि केवल और केवल x यहाँ पे रहेगा और कोई नहीं रहेगा, बाकी सारी चीजें वहां जाएंगी। तो यहाँ पे 3x लिख के छोड़ मत देना, ये तो 3x की वैल्यू है, आपको x की वैल्यू लिखनी है, तो आपको 3 को भी वहां भेजना पड़ेगा। तो 3 इंटू एक्स है इसका मतलब, ये 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, बोलो। तो Yes, x की sir. वैल्यू आ Yes, जाएगी sir. 3 प्लस वाई से इस 3 को कर दो डिवाइड, तो ये आ गई मेरी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है 3 प्लस वाई बाई 3 है। कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे बोलो, सेकंड में, क्योंकि उठाई Second. फर्स्ट से है, Yes, sir. उठाई फर्स्ट से है तो पुट करेंगे सेकंड में, सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में। इक्वेशन 2 लिख लो एक बार, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। चलिए, तो जहां जहां x है वहां वहां ये वैल्यू पुट होगी, है ना। जहां जहां x है वहां पे ये वैल्यू पुट होगी। कहाँ है x, एक ही जगह दिखेगा वो तो ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है, तो इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर लो। और सेम टू सेम 9 जो है पूरी x से मल्टीप्लाई होगा, यानी पूरी इस चीज से मल्टीप्लाई होगा 9, तो करो 9 इंटू पूरा x की वैल्यू जो भी है 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। फिर से देखो, देखो 9 की जगह 9 लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई साइन बीच में लगा दिया, और x की वैल्यू जो ऊपर निकाली है y की फॉर्म में 3 प्लस वाई अपॉन 3, उसको मैंने x की जगह डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस की जगह माइनस है, 3y की जगह 3y है, इक्वल टू की साइन की जगह इक्वल टू का साइन, 9 की जगह 9, बाकी नो चेंज, पूरी इक्वेशन सेम है। केवल और केवल ये यहाँ पे x था, यहाँ पे 9x था, ये तो x की जगह मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, समझ आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो देखो 3 से 1 टाइम और 3 से 3 टाइम कट गया है, तो मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हो ना, बोलो यस और नो। Yes, sir. क्या हुआ Yes, sir. क्या हुआ, ये 3 बचा यहाँ पे, 3 प्लस वाई ऑलरेडी है ही सही, माइनस 3y इक्वल्स टू 9, डिनोमिनेटर में 1 बचा है तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, डिवाइडेड बाय 1 बचा है, डिवाइडेड बाय 1 तो सेम वही चीज आ जाएगी। मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 प्लस 3y जा 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब देखो ध्यान से बेटा, 3y माइनस 3y तो कट गया, Yes, Yes, sir. sir. बचा क्या 9 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे तो वेरिएबल टर्म ही कट गई भाई, यहाँ पे तो एक y वाली टर्म बचती है ना, बाकी क्वेश्चंस में बची थी ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड में बची थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक अजीबोगरीब चीज हो गई कि वेरिएबल टर्म ही कट गई। अब भाई वेरिएबल टर्म ही कट गई तो फिर वेरिएबल इस y की वैल्यू कैसे निकालूं, बड़ा मुश्किल है ना निकालना, ठीक है। अब Yes, ऐसा sir. कब होता है, जब वेरिएबल टर्म्स कट जाएं, इसका मतलब यह है
कि यहाँ पे आप y की जो मन चाहे वो वैल्यू ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप y की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे? 9 प्लस y की वैल्यू 1 ले ली, 3 1 जा 3, माइनस y की वैल्यू 1 ले ली, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 9। तो 9 प्लस 3 कितना होता है? 12, 12 माइनस 3 कितना होता है? 9। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना y की वैल्यू 1 लेते ही। अच्छा 2 ले लो, 2 से भी सेटिस्फाई होगी। y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, 3 2 जा 6, 9 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 9। तो एक तरीके जैसे भी कर सकते हो, 6 माइनस 6 कट गया तो 9 की वैल्यू 9। LHS RHS फिर इक्वल आ गए, यानी y की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना। y की कुछ भी Yes, वैल्यू sir. डाल दें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब y की कोई भी वैल्यू ले लूंगा मैं तो वहां से x की भी कोई भी वैल्यू आ जाएगी। मतलब y की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, तो y की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, दैट मीन्स x की भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। भाई y Yes, की sir. वैल्यू को वहां पुट करोगे ना, मान लो आपने y की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली, सर y की वैल्यू से की y की वैल्यू 1 लेने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है y की वैल्यू 1 मान ली, तो अब y की वैल्यू 1 आप यहाँ पे पुट करोगे तो उससे x की एक वैल्यू आएगी। फिर आपने 2 ले ली तो फिर यहाँ 2 पुट करोगे, फिर 3 ले ली तो 3 पुट करोगे। तो y की बहुत सारी वैल्यूज के लिए x की भी बहुत सारी वैल्यूज आती जाएंगी। तो अब आप खुद सोच के बताओ कि ऐसा कौन सा केस था जिसमें x और y की बहुत सारी वैल्यूज आती थी? Infinitely many case, इनफाइनाइटली many solutions. सॉल्यूशंस। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम अगर वेरिएबल टर्म्स कट जाएं, केवल कांस्टेंट टर्म्स बच जाएं, तो आपको दो चीजें चेक करनी है। कांस्टेंट टर्म्स बचने के बाद LHS RHS बराबर हैं क्या? अगर LHS RHS बराबर हैं तो ये केस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि यहाँ पे x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो हम फिर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो निकाल ही नहीं सकते कि x ये है y ये है। x कुछ भी ले लो, y कुछ भी ले लो, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। लेकिन वेरिएबल टर्म्स कटने के बाद अगर LHS RHS बराबर ना है, मान लो यहाँ 9 था और यहाँ पे मान लो 8 आ जाए, मान लो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे भी 8 होता, यहाँ पे भी 8 होता, यहाँ पे भी 8, तो ये तो LHS RHS बराबर ही नहीं आते। तो LHS RHS बराबर ना आए दैट मीन्स ये कौन सा केस होगा? सेकंड केस होगा, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है यहाँ पे x और y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, ये लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, ये पैरेलल लाइंस है। समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और विश्वास ना हो तो इक्वेशंस को देख लो भाई, आपने नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना सीखा है ना। 3 डिवाइडेड बाई 9 a1 अपॉन a2 1/3, फिर b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3 यानी वही 1/3, और RHS में 3 और 9 को उधर लेके जाओगे तो उधर जाके वो -3 हो जाएगा, उधर जाके वो -9 हो जाएगा, माइनस से माइनस करके ये भी 1/3। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तीनों बराबर आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. वैसे भी इसमें यूनिक सॉल्यूशन Yes, थोड़ा sir. निकलता। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जो x और y की एक एक वैल्यू निकली थी, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकली थी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में x और y की एक एक वैल्यू निकली थी, तो वो तो यूनिक सॉल्यूशन था, एक वैल्यू निकल रही है। लेकिन यहाँ पे वैसे भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगी, और बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगी तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। एक ऐसा केस बन जाएगा जिसमें वेरिएबल टर्म्स कट के और कांस्टेंट कांस्टेंट रह जाएंगे, और कांस्टेंट कांस्टेंट भी ऐसे रहेंगे कि दोनों बराबर ही रहेंगे, मतलब LHS RHS सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे here variable is variable term is variable term is eliminated, लिख लो eliminated मतलब खत्म हो गई, वैनिश हो गई वहां से। साथ में वेरिएबल टर्म तो एलिमिनेट हो गई, साथ में ऑल्सो LHS और RHS भी बराबर आ रहा है। ठीक है, वेरिएबल टर्म तो कोई एलिमिनेट और LHS और RHS दोनों आ गए बराबर। Therefore the given pair of linear equations has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. आंसर, ये फाइनल आंसर है। एक सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है कि x और y की एक एक वैल्यू बता दें अपन, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो कितनी बताओगे? अनगिनत है, हम गिन ही नहीं सकते, इतनी वैल्यूज हैं, इसलिए हमने सिंपली लिख दिया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।
और अगर यहाँ पे वेरिएबल टर्म एलिमिनेट होने के बाद अगर LHS नॉट इक्वल टू RHS आ जाता, ये दोनों अलग अलग आ जाते, तो फिर मैं क्या लिखता? नो सॉल्यूशन लिखता। फिर क्या लिखता? नो सॉल्यूशन। No solution. क्लियर? सर अगर इसमें अपन ने x की वैल्यू मानी फर्स्ट इक्वेशन में, अगर y की मानते तो भी यही आंसर आता क्या? तो भी वो एलिमिनेट हो जाती। तो फिर जैसे यहाँ पे y एलिमिनेट हो गया ना भाई, y वाली टर्म से कट गई। अगर अपन उल्टा करते तो नीचे x वाली टर्म से कट जाती। करके देख लो, उसको भी करके देख लो, क्यों माइंड में कंफ्यूजन मत रखो। मान लो इसमें मैं y की वैल्यू x की टर्म्स में लेता, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 3x, y की वैल्यू हो जाती 3 माइनस 3x अपॉन -1, माइनस साइन को ऊपर लेके जाता 3 माइनस 3x, तो ये हो जाता -3 प्लस 3x। इसको सीधा करके लिख लो, पहले पॉजिटिव वाला लिख लो 3x माइनस 3। अब y की वैल्यू 3x माइनस 3 को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं उसमें, है ना। y की वैल्यू 3x माइनस 3, चलो करते हैं। y की वैल्यू 3x माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में। इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या सब्स्टिट्यूट करनी थी? 3x माइनस 3y, ये आई 3x माइनस 3, ये आई थी ना, यस सर। इक्वल्स टू 9। Yes, sir. तो 9x माइनस 3, 3 जा 9x, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9। चेक करो, 9x माइनस 9x खत्म, बचा क्या? वही 9 बराबर 9। तो वहां पे y खत्म हो गया, यहाँ पे x खत्म हो गया, वही LHS RHS बराबर आ गया। तो चीज तो वही निकलेगी, कैसे भी आप उस बात को पकड़ो। ठीक है? यस सर। Yes, sir. और यही नहीं, आप सोचो कि सर आपने इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट की थी, आप यहाँ पे शुरुआत में इक्वेशन 2 लेके सब्स्टिट्यूट करो और फिर 1 में पुट करो, तो भी वही होगा। कैसे भी करके देख लो, 1 में से 2 में सब्स्टिट्यूट करो, x की या y की किसी की भी, या 2 में से 1 में सब्स्टिट्यूट करो, x की या y की भी किसी की भी वैल्यू, चीज वही होगी। लास्ट में जाते जाते x और y की एक वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि ये जो नेचर है इनका, इनके कोएफिशिएंट्स का जो नेचर है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला है, यूनिक सॉल्यूशन वाला नहीं है। समझ गए? यस सर। Yes, sir. चलिए फिर आज के लिए काफी है। कुछ होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 करिए एक बार होमवर्क। उसमें आपको क्या करना है, वही 2 और 3 का एलसीएम लेना है 6, जैसे पहले लिया था इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, उसमें एक ही इक्वेशन में लिया था एलसीएम, इसमें दोनों में लेना है, इसमें भी लेना है और इसमें भी लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। यस यस सर। सर। और 4th Yes, क्वेश्चन sir. में देखो, इसमें घबराना मत, डेसिमल देख के मत घबराना। आप क्या करो, 0.2x को क्या लिख सकते हो, 2/10x। भाई पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा, 0.2 को 2/10 लिख सकते हो ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे चलो, 0.3y को क्या लिख दोगे, 3/10y। 3/10y। और 1.3 को क्या लिखोगे, 13/10। ठीक है, अब इसमें क्या है, 10 को एलसीएम ले लो, 10 को एलसीएम ले लिया तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10। तो इस 10 को उधर भेजो तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10। ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 से 10 कट गया, आंसर आया 13। तो इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज हो गई, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब तो हो जाएगी ना इजीली। यस सर। Yes, sir. अब मुझे आप खुद Yes, सोच के sir. बताओ सेकंड इक्वेशन कैसे चेंज होगी। क्या हो रहा है, डेसिमल एज इट इज हटा दो, पॉइंट हटा दो 4x, और यहाँ पे भी पॉइंट हटा दो 5y इक्वल्स टू 2.3 में से पॉइंट हटा दो 23। 23. ये का ये काम इसमें हुआ। अच्छा, ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि सब में सिंगल डेसिमल प्लेस है, सिंगल डेसिमल प्लेस, सिंगल डेसिमल प्लेस, सिंगल डेसिमल। डायरेक्ट मत हटा देना, ऐसे इस तरीके से पूरा सॉल्व करके हटाना। जैसे इसको सॉल्व किया, अगले को भी ऐसे सॉल्व करके हटाना, अल्टीमेटली ये ऐसी इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। ये दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गए, और फिर उसके बाद जैसे कर रहे थे वैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 होमवर्क हैं, ये रूट वाला मैं कल करवा दूंगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Now you can leave. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Class 12th students, please rejoin.